हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर चिल्ड्रंस हेल्थ अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर राकेश योले विद अस। डॉक्टर राकेश योले रूही चाइल्ड क्लिनिक नागपुर में पीडियाट्रिशियन है और पिछले 5 सालों से इन्होंने इस रूप में काम किया है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर राकेश योले। थैंक यू। सो ब्रोंकोलाइटिस बच्चों में एक लंग्स का कॉमन इन्फेक्शन है और यह एक प्रमुख कारण है जिस वजह से कि आजकल बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादातर भर्ती रहते हैं। तो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ब्रोंकोलाइटिस क्या है? देखिए, ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, ये पता करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्रोंकियोल्स मतलब क्या होता है। जो हमारा एयरवे है वो स्टार्ट होता है नोज में से। नोज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, और जो हमारा विंड पाइप होता है जिसको हम ट्रकिया कहते हैं, यह आगे बाइफरकेट होता है। और उसका मेन ब्रोंकस, और वो मेन ब्रोंकस आगे जाके बाइफरकेट होके सेगमेंटल ब्रोंकस और छोटे छोटे ब्रोंकाई देते हैं। और उसके बाद में जो उसका बाइफरकेशन होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। सो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो लास्ट पार्ट होते हैं ये एयरवे का। और बाद में उस ब्रोंक्यूल्स को एल्वियोलाई अटैच होता है, जहाँ से एक्चुअल में हवा में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आता है। सो जैसा हम जानते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स एंड पार्ट होते हैं, तो ये काफी छोटे डायमीटर में होते हैं। ठीक है? तो इतने छोटे डायमीटर से जब एयर पास होता है, तो अगर छोटा सा भी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा पैदा करता है। तो ये ब्रोंक्यूल्स को अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो वो इन्फेक्शन को हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। सो दिस ब्रोंकियोलाइटिस जो इन्फेक्शन होता है वो इतना छोटा ल्यूमेन होने के कारण उसके सिम्टम्स बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बच्चों में एज कम्पेयर टू एडल्ट्स लंग्स का साइज भी ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए इसका जो ल्यूमेन है वो और ज़्यादा छोटा होने के कारण बच्चों में सिम्टम्स ब्रोंकियोलाइटिस के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब क्या कारण है उसका? ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है वो मेनली बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है। एक आरएसवी जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिवल वायरस बोलते हैं, वो एक मेन कॉज होता है बच्चों में, जिसके कारण ब्रोंकियोलाइटिस होता है। बाकी अदर वायरस भी है, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, थोड़े से बड़े बच्चों में माइकोप्लाज्मा, ये सब कॉजेस होते हैं जो बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस करते हैं। और अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें जो लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं, तो जैसे कि हमने अभी एनाटॉमी थोड़ा सा क्लियर किया था कि ब्रोंकियोलाइटिस एकदम एंड में होने के कारण, ल्यूमेन छोटा होने के कारण, जब भी उसका इन्फेक्शन होता है सूजन बढ़ेगा, तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसके कारण जो एयर फ्लो होगा उसमें साउंड पैदा होता है जिसको वीजिंग साउंड बोलते हैं। तो एक विस्लिंग टाइप का साउंड होता है और उस तरह का कफ होता है। दूसरा, एयर एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जो ब्लड में जाना चाहिए उस मात्रा में नहीं जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो सांस की गति है वो बढ़ जाती है, जिसे हम टैकिपनिया कहते हैं। तो ब्रोंकियोलाइटिस में मेनली जो सांस की गति होती है वो बढ़ी हुई रहती है। तीसरा, और एक ऑक्सीजन लेवल अगर थोड़ा सा कम हो जाता है बच्चों का, तो बच्चों में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ाहटपना आ जाता है। दूसरा, उनकी जो एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी, उसमें भी थोड़ा सा हम कमतरता महसूस करते हैं। सो डॉक्टर, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकोलाइटिस ये दोनों में क्या अंतर है? ब्रोंकाइटिस जो होता है वो ब्रोंकस का इन्फेक्शन होता है। तो जैसे हमने देखा कि ट्रकिया के बाद में ब्रोंकस स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रोंकस का डायमीटर जो होता है वो एज कम्पेयर टू ब्रोंक्यूल्स थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए अगर उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो एयरवे जो हो रहा है, एयर जो पास होती है उसमें से, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा नहीं आता। इसीलिए जो सांस की गति बढ़ना, ऑक्सीजन का कमी होना, वो ब्रोंकियोलाइटिस में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ब्रोंकाइटिस। पर ब्रोंकाइटिस में कफ कफ के रिसेप्टर से थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसीलिए ब्रोंकाइटिस में कफ ज्यादा होता है। दोनों केसेस में आप देखोगे तो बच्चों में
2-3 दिन पहले से रनी नोज, माइल्ड फीवर, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वायरल सिम्टम्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो बोलते हैं उसके होते हैं, और उसके बाद में फिर बच्चों को एक तो ब्रोंकाइटिस या फिर ब्रोंकियोलाइटिस है। अगर मेन डिफरेंस हम एक समझना चाहें तो ब्रोंकाइटिस में कफ थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, पर सांस की गति ज़्यादा नहीं अफेक्ट होती है। और ब्रोंकियोलाइटिस में कफ उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, पर सांस की गति बढ़ना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये ब्रोंकियोलाइटिस में थोड़ा सा ज़्यादा। तो डॉक्टर क्या बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस मतलब कितने समय तक रहता है? ब्रोंकियोलाइटिस मेनली छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो 2-3 साल टोडलर्स है, 2-3 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ल्यूमेन छोटा होने के कारण ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उनमें सिम्टम्स दिखते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये मोस्टली बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन होता है, और कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सो 2 से 3 दिनों में आपको रिकवरी स्टार्ट होते हुए दिख जाती है, और कंप्लीटली रिकवरी कुछ बच्चों में इसमें से अप टू 2 वीक्स, 14 दिन तक भी ले सकते हैं कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम दिस सिम्टम्स ऑफ दिस ब्रोंकियोलाइटिस। तो डॉक्टर क्या ब्रोंकोलाइटिस के कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है? हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे तो अगर इट डिपेंड्स अपॉन द चिल्ड्रन, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून रिस्पॉन्स देती है। ओके, अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे कि हमने कोविड केसेस में भी आजकल पिछले बार में देखा था, किसी किसी में अगर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग रहा तो उनको निमोनिया काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता था। वैसे ही अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग रहा, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा रहा, तो ऐसे केस में ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस जो एक क्रॉनिक लंग कंडीशन हो जाती है वो भी देखने को मिलती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जिनको ब्रोंकियोलाइटिस रिकरेंटली कम उम्र में होते हैं, उनको थोड़ा सा चाइल्डहुड अस्थमा के चांसेस थोड़े से बाकी का से ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस को कैसे रोका जा सकता है? रोकने के लिए तो हमें एक होता है कि ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है वो एक टिपिकल जैसे मेल चाइल्ड में कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने मिलता है। और जो टॉप फिट करते हैं, जैसे जिन बच्चों को बचपन में माँ का दूध के जगह पे फार्मूला फीड पिलाया जा रहा है, उन बच्चों में थोड़ा सा ये ज़्यादा देखने मिलता है। तो अगर प्रिवेंशन करना है तो हमने प्रमोटिंग द ब्रेस्ट फीडिंग इन यंगर चिल्ड्रन, ओके, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, बच्चों का एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ऑल द इन्फेक्शंस। दूसरा, बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना सो दैट वो माल नरिश न रहे, ताकि उनकी इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप बनी रहे। और एक हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिसकी वजह से हम बच्चों में वायरल इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रोंकियोलाइटिस हम बच्चों में रोक सकते जी डॉक्टर। सो मेडी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे दर्शकों तक कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, और इसलिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आप हाँ या ना या तो फिर 1 और 2 लाइन के सेंटेंसेस में भी आंसर कर सकते हैं। जी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ब्रोंकोलाइटिस के इलाज में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है? हैं। अगर आप स्पेसिफिकली ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में पूछेंगे तो देर इज नो रोल ऑफ एनी एंटीबायोटिक इन केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस, because it is mainly because of the viral infection and immune response. So I don't think there is any major role of this antibiotic in bronchitis. तो क्या ब्रोंकोलाइटिस लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है? Yes, in some extent, in some cases, अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा स्ट्रांग है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, सो इन दैट केस एक इरिवर्सिबल चेंजेस अगर आते हैं तो लंग्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द चिल्ड्रन आर फाइन आफ्टर दिस अटैक ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस। तो डॉक्टर क्या निम्बुलाइजिंग ब्रोंकोलाइटिस में मदद करता है? Yes, this is actually evidence based. Many books have mentioned that there is no specific role of this immunization, but जो हमने प्रैक्टिस में देखा है
और जो देखते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं लाइक सॉल्बुटामोल, लिवोसॉल्बुटामोल, इनका नेबुलाइजेशन से ब्रोंकोलाइटिस में थोड़ा सा ये मिलता है। और इन एक्सट्रीम केसेस हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी नेबुलाइजेशन देते हैं। सो नेबुलाइजेशन हैज सम बेनिफिट in symptomatic relief of this bronchiolitis patient. Okay, doctor. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you.